हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी। और दोस्तों बात करते हैं आज तुगलक वंश के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको खिलजी वंश के बारे में बताया था और जितने भी विशेष टॉपिक थे, जितने भी विशेष फैक्ट थे, वो हमने बताने का प्रयास करा था दोस्तों। और आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये गाजी मलिक कौन था दोस्तों? ये सेनापति था। किसका? ये सेनापति था आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के यहां पर। और बाद में इसने खुसरो खां की हत्या करने के बाद गद्दी को हथिया लिया था और तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। तो तुगलक वंश की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1320 से लेकर के 1414 तक चलता है। सबसे बड़ा ये वंश है दिल्ली सल्तनत में। आपको याद रखना है अच्छी तरह से। 5 सल्तनतें हुई हैं दिल्ली सल्तनत में, 5 वंश हुए हैं, लेकिन 5 वंशों में सबसे अधिक राज करने वाला वंश अगर कोई रहा है तो तुगलक वंश। चलिए एक एक पहलू को अच्छी तरह से क्लियर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब ये जो गाजी मलिक है, ये जब अपना राज्याभिषेक कराता है तो ये अपना नाम रखता है राज्याभिषेक में और खुद को उपाधि देता है किसी? गयासुद्दीन तुगलक की। और इस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। खैर, इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है। कृषि के लिए अगर नहरों का निर्माण कोई करवाता है तो ये आपको याद रखना है, किसानों की चिंता के लिए, किसानों के लिए ये कृषि जो होती है, कृषि में नहरों का निर्माण करने वाला जो पहला शासक था, तो वो ध्यान रखना है आपको, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब ये गयासुद्दीन स्टार्ट तो करा देता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये रहता नहीं है। 5 साल तक राज करने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये ज्यादा नहरों का निर्माण नहीं करा पाता, लेकिन जितनी भी कराता है तो अगर जनक किसको कहा जाए तो अगर दिल्ली सल्तनत में नहरों के लिए जो छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं, नालियां जिनको कहा जाता है, उसके लिए अगर पूछा जाए कि किसने बनवाई थी स्टार्टिंग में, तो गयासुद्दीन तुगलक था। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बाद में नहरों का जाल अगर किसी ने बनवा दिया था, यानी कि बहुत सारी नहरें बनवा दी थी कृषि के लिए, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये कौन था, कैसे कैसे था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। अच्छा, आगे की बात करते हैं। अब होता यह है कि जब ये राजा बन जाता है, सल्तनत पर गद्दी पर बैठ जाता है, तो गद्दी पर बैठने के पश्चात ये भी क्या करता है? अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है दोस्तों। अब अगर अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो सीधी सी बात है, इसे आक्रमण करने पड़ेंगे अपने विरोधी जो शासक होंगे उनके खिलाफ, उन राष्ट्रों को जीतने के लिए, उनके राज्यों को जीतने के लिए। तो ये भी क्या करता है? दक्षिण में तेलंगाना पर, तो तेलंगाना पर ये क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन खुद आक्रमण नहीं करता है, बल्कि ये अपने लड़के को भेजता है, इसके लड़के का नाम था जोना खान। अभी जोना खान को क्या करता है? ये भेजता है तेलंगाना कि जा भाई, तू जा और वहां जाकर के लड़ और उस राज्य को जीत, पैसा वैसा जितना भी इकट्ठा होगा सब कुछ लेकर के आ, लूट मार करके। तो ये भेजता है किसको? जोना खान को। जोना खान जाता है तेलंगाना, वहां से ये जीत जाता है। तो तेलंगाना जब ये जीत जाता है तो तेलंगाना का नाम बदल देता है, और तेलंगाना का नाम क्या रखता है उस टाइम पर? ये सुल्तानपुर। ये आपको याद रखना है। तो जब ये जोना खान जो है जीत कर आता है, तो यहां जोना खान लिख दिया मैंने। जब ये तेलंगाना जीतता है तो तेलंगाना का नाम क्या रख देता है? तेलंगाना का, तो आपको याद रखना है सुल्तानपुर। तो ये सुल्तानपुर रख देता है दोस्तों इसका नाम। अब होता यह है कि उसके बाद से इसको ना, तब तक तो इसका नाम जोना खान था, लेकिन उसके बाद यानी कि जब इसने तेलंगाना जीत लिया था, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये याद रखना कि बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए मोहम्मद बिन तुगलक का, या इसे शॉर्ट में कहेंगे हम MBT। ये जो MBT है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मूल नाम क्या था, इसका बचपन का नाम क्या था, तो आप याद रखोगे जोना खान। चलिए ये बात निपटी। इसके पश्चात होता यह है दोस्तों, अब ये दूसरा आक्रमण करने के लिए बंगाल की तरफ देखता है। नीचे जीत चुका था क्या? तेलंगाना। कहां बैठा हुआ था? खुद दिल्ली पर। ये दिल्ली पर बैठा हुआ था दोस्तों। कहां बैठा हुआ था? दिल्ली पर बैठा हुआ था। नीचे की तरफ तेलंगाना इसने जीत लिया था। अब ये इस तरफ यहां बंगाल की तरफ देखता है और चाहता है कि बंगाल भी जीत ले। तो बंगाल को जीतने के लिए खुद जाता है, और बंगाल को जीतने के लिए जब खुद जाता है तो इसको पहले से भनक लग चुकी थी कि बंगाल में बहुत पैसा है। लेकिन जब ये वहां जाकर के जीतता है तो जीत तो मिल जाती है इसको, लेकिन क्या नहीं मिलता दोस्तों? ध्यान रखना है, इसको धन नहीं मिलता बिल्कुल भी। अर्थात ये वहां जाकर के बिल्कुल कंगाल रहता है। अब वही बात कि भाई इसका लड़का जिसको इसने तेलंगाना भेजा था, वो तो खूब पैसा लेकर के आया था, खूब पैसा बटोर करके खूब जो है वो माल जो है वो लेकर के आया था। कहां पर? दिल्ली में। तो ये सोचता है कि अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा दिल्ली बंगाल से, तो
तो लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी, कहेगी कि भाई जो वो था, क्या नाम, जोना खान था या मोहम्मद बिन तुगलक था, वो तो इतना पैसा लेकर के आया, सूटकेस भर भर के पैसा लेकर के आया, लेकिन ये क्या लेकर के आया। तो इसे थोड़ा सा अंदर से ये बात लगती है। तो जब ये खाली हाथ आ रहा होता है, अब आप जानते हो जैसे सुल्तान वगैरह है, पूरे राजा महाराजा पूरे ठाट बाट के साथ जाते थे, तो ये अपने हाथी पर बैठ करके चलते थे, हाथी से अपने आराम आराम से आ रहे थे। तो ये क्या करता है, एक संदेशा भिजवाता है, कहाँ पर, दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर भिजवाता है, तो आपको याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया के पास। अब ये निजामुद्दीन औलिया वही है जिसके पास अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या था, एक बार इसके पास फरमान भिजवाया था कि भाई जो दान में दी हुई जमीन है उसको वापस कर दो। तो उस टाइम पर ये निजामुद्दीन औलिया जो था वो बोल देता है कि भाई हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम एक दरवाजे से आओगे तो हम दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाओगे, तुम्हारे पास आने का एक दरवाजा है लेकिन मेरे पास निकलने के 10 दरवाजे हैं। ऐसी बात किसने कही थी, निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको माफ कर दिया था और इससे जो थी ना वो दान में दी गई भूमि को वापस नहीं लिया था। लेकिन अब ये जो आपका गयासुद्दीन है, ये सोचता है कि यार ये कैसे खाली हाथ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको निजामुद्दीन औलिया को भिजवाता है संदेशा, और उसको बोलता है कि भाई ऐसा है, जल्दी से जल्दी वो भूमि तैयार रखे, जो दान में मिली थी उसे तैयार रखे भाई, ये संदेशा भिजवाता है। तो यहाँ से क्या करता है, ये जो निजामुद्दीन है ये बोलता है भाई ऐसी बात कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर का मतलब समझते हो ना दोस्तों, ये कहावत तब से चली आ रही, दिल्ली बहुत दूर है का मतलब कि ये काम हो नहीं सकता। इसका मतलब दिल्ली जब आओगे तुम तब देखेंगे, अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसी बात हो जाती है दोस्तों। चलिए अब क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ये यूपी में पहुंचता है, और यूपी में अफगानपुर के पास में ये क्या करता है कि जो गयासुद्दीन है इसको भाई संदेशा भिजवाता है कि ऐसा है कि तुम जो, मैं रात को पहुंच नहीं पाऊंगा, रात को यहीं पे रुकना पड़ेगा, डेरा वेरा डालना पड़ेगा, तो तुम एक काम करो यहीं पे रहने का प्रबंध करो। तो ऐसी स्थिति में ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये इसके लिए, गयासुद्दीन के लिए महल बनवाता है, लकड़ी का महल। तो ये आपको याद रखना है, लकड़ी का महल बनवाता है। और लकड़ी का जब ये महल बनवाता है तो आपको पता ही है, जैसे ये जो गयासुद्दीन है असल में इसको मनुष्य समझा जाता है दोस्तों। मनुष्य क्यों, क्योंकि जब ये बंगाल गया तो वहां से कुछ लेकर नहीं आया, वहां से खाली हाथ आ गया। फिर ऊपर से गया, ये जो निजामुद्दीन औलिया है उसने भी बोल दिया कि दिल्ली भी बहुत दूर है, मतलब तुम ये चीज हासिल नहीं कर सकते जो तुम चाह रहे हो। ऊपर से फिर इसके लड़के ने, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इसके लिए महल बनवाया तो लकड़ी का महल जब ये रात को सो रहा था तो गिर गया, और इसके गिरने से वो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये क्या होता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1325 ईस्वी में दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। अब ये 1325 से मर जाता है दोस्तों। उसके बाद होता क्या है, अब गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ना एक पागल राजा बताया गया, इतिहासकारों ने, बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है कि जब ये मरा था तो मरने के बाद जो है ना जनता को मुक्ति मिल गई थी इससे, और जनता को मुक्ति मिल गई का मतलब ये एक प्रकार का अभिशाप था जनता के लिए। तो किस प्रकार से अभिशाप था, किस प्रकार के काम करे थे इसने, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एक तो मतलब ज्ञान का तो इसके पास भंडार था। ज्ञान का कैसे भंडार था, 23 तो भाषाओं को जानता था दोस्तों, ये 23 भाषाओं को जानता था। ज्योतिष विज्ञान की समझ थी, खगोल विज्ञान की इसको समझ थी, और गणित का ये बिल्कुल विद्वान था, ये आपको याद रखना है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके अलावा इतिहासकार ने, इतिहास में ना इसे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक कहा जाता है। पूरी दिल्ली सल्तनत में इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा शासक नहीं था। जितना पढ़ा लिखा शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन वही बात है, ज्यादा पढ़ने के बाद इंसान का दिमाग कहते हैं ना कि थोड़ा सा उल्टी तरफ भी चलने लगता है, तो वही हो गया था इसका हिसाब किताब भी। अब इसके अलावा इसके जो सल्तनत काल था ना उसका विकास तेजी से भी हुआ। इसके समय पर इसकी सल्तनत का जो विकास हुआ बहुत तेजी से बढ़ा भी, लेकिन उतनी तेजी से फिर वो घटा भी, ये भी आपको याद रखना है। अर्थात बिखराव भी बहुत तेजी से हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसने अपनी शासक, मतलब हमने जो अभी भी आपको बातें बताई इसके बारे में कि भाई इसको जो है पागल शासक कहा जाता है या फिर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की कहानी है दोस्तों। वो कहानियां हम आपको इन गलतियों के द्वारा बताएंगे कि इसने क्या क्या गलतियां करी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएंगी। दोस्तों होता यह था कि राजा ना अपनी इनकम बढ़ाने के हर एक मौका ढूंढता था। इसने भी ढूंढा मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसने क्या करा दोस्तों, इसने ना ये जो आपका गंगा और यमुना के पास, यानी कि यूपी में गंगा और यमुना के पास में एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं, मतलब दाऊब बोलते हैं, दाऊब या दोआब, सॉरी दोआब पर इसने क्या कर दिया, टैक्स लगवा दिया। जब दोआब पे टैक्स लगाया तो उस समय पर वहां पर पड़ा हुआ था अकाल, अर्थात फसल वसल हो ही नहीं रखी है।
अब फसल नहीं हो रखी तो किसानों के ऊपर लगा दिया तूने टैक्स, वो कहाँ से देंगे भाई, तेरे को लगान कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से पैसा भरेंगे, उनके पास तो जो खेती है वो भी नहीं हुई है ढंग से। तो ऐसी स्थिति में किसानों ने विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ। एक तो उल्टा काम ये कहेंगे इसका गलत काम, मतलब सोची समझी कोई रणनीति नहीं थी, ऐसे ही उठा करके बोल दिया भाई क्या होगा कि आप लोग जो है वो टैक्स दोगे। कि टैक्स किस चीज़ का, खेती का टैक्स दोगे, खेती में कि अनाज का टैक्स दोगे, अनाज का टैक्स, अरे अनाज तो हुआ ही नहीं है, टैक्स किस चीज़ का। तो लोग जो है भड़क गए और किसानों ने आंदोलन कर दिया। दोस्तों जैसा आंदोलन अभी आपने हाल ही में सुना था ना, दिल्ली में हुआ था आंदोलन, किसान आंदोलन, तो उसी प्रकार का आंदोलन किसने कर दिया, किसानों ने कर दिया। कहाँ पर, ये कर दिया आपके यूपी बिहार में, आपको याद रखना है। और उसके पश्चात अब ये हो गया ना वही बात कि भाई फजीयत आ गई बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इस एमबीटी ने क्या करा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, इसने एक विभाग बनाया जिसका नाम था आमीर कोही। और आमीर कोही के द्वारा जो है वो किसानों की मदद की गई फिर, और तब जाकर के ये किसान आंदोलन जो था वो उसे छुटकारा मिला था, निपटान हुआ था। तो एक तो काम इसने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी थी। एक दोस्तों आप ये देखो, ये तांबे की इसने ना सांकेतिक मुद्रा चला दी। इसने कहा कि यार जल्दी जल्दी पैसा कमाने का एक ही तरीका है, क्या करो, तांबे की मुद्राएं बना दो। इससे पहले दोस्तों एक बात बताता हूं मैं आपको। असल में ना आपने देखा होगा जो 5 रुपए का सिक्का होता है ना, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का, तो 10 रुपए का सिक्का जो है ये हम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते, लेकिन क्यों नहीं बनाते, या फिर जो लोहार होते हैं वो क्यों नहीं बनाते, ये वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये होता है, वो मान लो आपने 10 रुपए का सिक्का बनाया तो लागत जो है 30-40 रुपए की लग गई इसमें, तो फिर क्या फायदा, वैल्यू तो उसकी 10 रुपए है, तो इसलिए नहीं बनाती। इसलिए भारतीय जो सरकार है वो जब भी सिक्के बनाती है तो वो छोटी रहते हैं, उसकी मतलब उसकी जो अहमियत होती है वो छोटी रहती है, उसकी वैल्यू छोटी रखते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, इससे ऊपर नहीं रखते, या 20 रुपए हो गया ऐसे ज़्यादा, अब इससे ऊपर नहीं रखते। अब ये इसने क्या करा, इसने सांकेतिक मुद्रा बना दी। अब सांकेतिक मुद्रा बना दी तो लोगों ने क्या करा, जो बढ़ाई वगैरह थे, जितने लोहार थे, उन्होंने क्या करा, घर में बनाने स्टार्ट कर दिए वही सांचा, और उस सांचे से फिर जो है वो मुद्राएं छापने लगे। और इससे क्या होगा कि इसे बोलते थे डुप्लीकेट, या फिर कह लीजिए नकली मुद्राएं बनानी स्टार्ट कर दी, और उससे जो है वो दिक्कतें आ गई बहुत सारी। तो इससे तो पैसा बढ़ता क्या और ज़्यादा घटने लगा, क्योंकि पता नहीं चल पाता था कौन सच्चाई है कौन सी झूठी है। तो इस प्रकार की जो है वो गलती इसने करी थी, सांकेतिक मुद्रा, ये भी बिना समझ के या फिर बिना किसी की राय के, कोई मंत्रिमंडल की राय के बिना जब इसने काम करा था, तो इसलिए ये भी नहीं चल पाया, ये भी इसकी गलती थी। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा इसने एक काम और करा, इसने क्या करा, इसने ना मंगोल के आक्रमण के डर से, भाई मंगोलों का बार बार 29 बार आक्रमण हुआ था, किसके समय पर, गयासुद्दीन तुगलक के समय पर। तो ये आपको याद रखना है, 29 बार इसने विफल करा था क्या, मंगोलों के आक्रमणों को। लेकिन ये वही कहा कि मंगोलों के आक्रमण से तंग आकर के इसने कहा यार मंगोल बार बार आक्रमण करते हैं, आक्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली जीतना चाहते हैं, और दिल्ली है हमारी राजधानी, तो हम ऐसा करते हैं राजधानी को शिफ्ट कर देते हैं। और शिफ्ट कहाँ कर दिया इसने, शिफ्ट कर दिया साउथ में, कि जो तेलंगाना ले जाएंगे इधर देवगिरी की साइड में, देवगिरी ले जाएंगे, देवगिरी पड़ता है आपका महाराष्ट्र में दौलताबाद में, तो वहां लेके जाएंगे, और वहां जाकर के क्या होगा, मंगोलों के शासन से, मंगोलों के आक्रमण से भी हम बचे रहेंगे। अब चल दिया ये तो, घोड़ा बैठ के, घोड़े हाथी पाल के लेकर के चल दिया, पीछे पीछे जो है पूरी चलती रही, इसके साथ साथ पूरी सेना भी। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि इसकी आधी सेना तो वैसे ही खत्म होगी पीछे ही, क्योंकि बीच में इतना कुछ, एक तो यह गर्मी का सीजन पूरा, आप जानते ही हो साउथ की साइड में कितनी गर्मी पड़ती है। तो उस समय पर जब ये पूरी सेना लेकर के वहाँ तक गया तो आधी सेना तो तभी समाप्त हो गई, और आधे तो भाग गए थे इधर उधर, कि भाई ये कोई राजा है, किस प्रकार का राजा है जो इसने सिर्फ डर के कारण से स्थानांतरित कर दी राजधानी। तो याद रखना, एक तो ये भी इसकी गलती थी। फिर जब इसको वहाँ जाकर के इस बात का अनुभव हुआ कि हाँ भाई हमने गलती कर दी है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसने क्या करा, वहां से फिर वापस लेकर के आ गया अपनी सेना को, कहां पर, दिल्ली में आकर के फिर दोबारा दिल्ली में इसने क्या कर दी, राजधानी स्थानांतरित कर दी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दिल्ली को पहले दिल्ली से लेकर के देवगिरी, और फिर देवगिरी से लेकर के दिल्ली, 1 साल के अंदर ही ये क्या कर दिया था इसने, राजनीति का, सॉरी, जो आपकी राजधानी थी उसका उलटफेर कर दिया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी, और यदि आ रही है तो बस आपका लाइक बनना चाहिए बच्चों, किसी भी प्रकार से कंजूसी ना करें लाइक करने में। अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो एक काम और कर सकते हैं, जो अनलाइक वाला बटन है ना उसे 2 बार दबा दीजिए, तो वो भी बहुत बढ़िया है, आप ऐसा कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसने क्या करा, इसने एक काम और करा, इसने ना ईरान पर, इसने सोचा कि यार ईरान की साइड में ना, नॉर्थ में ईरान की साइड में जाकर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और ईरान को जीत लेंगे। अब ईरान की बात आई तो इसने क्या करा, इसने तुरंत 3 लाख सैनिकों की सेना बनवाई, तैयार करवाई सेना, लोगों को बुलाया कि हाँ भाई पूरे भर्ती करवाई, एक प्रकार से जैसे होती है आर्मी की भर्ती, उस प्रकार से इसने सेना तैयार कर ली अपनी।
और तैयार करने के पश्चात उनके सबके घर में कॉल लेटर भेज दिए कि आप जो है बॉर्डर पे आओ, अपनी तनख्वाह ले लो। और सबको जो है सबको एडवांस में क्या दे दी, तनख्वाह दे दी। क्यों? कि भाई ईरान पर क्या करेंगे हम, हमला करेंगे। होगी बात क्लियर? तो ये क्या करने के लिए कि भाई ईरान पर करेंगे हम हमला, तो इसके लिए सेना को तैयार करके बिठा दिया इसने। जब सेना बैठ गई पूरी तैयार होकर के अच्छी तरह से, अब ये क्या ना करे, आक्रमण ना करे। सेना इंतजार कर रही इसके ऑर्डर का कि भाई कब ये ऑर्डर देगा हमें और कब हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन हुआ ही नहीं हमला। क्यों? 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। सेना परेशान, ना तो अपने घर जा सकती, क्योंकि इसने साफ कह दिया कि हमने तुम्हें तनख्वाह दे रखी और तुम तब तक नहीं जाओगे जब तक हम ईरान पर जो है वो हमला नहीं कर देते। बीच में इमरान का नाम आ गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आ गया था जुबान पर। खैर हंसी भी इसीलिए आई। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ईरान पर क्या करा इसने, हमला नहीं करा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1 साल बीत गया पूरी। अब जो थी ना, मतलब जो ये सेना थी वो पूरी तरह से बिल्कुल टूट चुकी थी, ना तो घर जा सकती, अपने बॉर्डर पे बिठा रखे बस कि बस हमला करने वाले। और खुद जाकर क्या करा इसने, खुरासान के शासक के साथ जाकर के तैयार अपना वहां जाकर क्या कर ली, उनके साथ संधि कर ली। मतलब जो आपकी सेना है वो बॉर्डर पे बैठी हुई, वो युद्ध का इंतजार कर रही हुई, बिल्कुल तैयार खड़ी हुई बॉर्डर पर गोले चलाने के लिए, बंदूकें चलाने के लिए, वो तैयार खड़ी हुई। और ये भाई साहब क्या कर रहे जाकर के, खुरासान में जाकर के क्या कर दिया इसने खुरासान में जाकर के वहां के शासक के साथ में हाथ मिला लिया कि जी लड़ाई लड़ाई कुछ नहीं, हम तो दोस्त हैं जी दोनों। अब इसको डर होगा, भय होगा किस चीज का, कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं ये जो सेना है ये क्या कर दे, विद्रोह कर दे। सेना भी तो विद्रोह कर सकती है ना, ऐसे में सेना भी तो विद्रोह कर सकती है। तो इसने सेना के विद्रोह के डर से कि भाई सेना विद्रोह ना कर दे, ऐसा हो पता लग रहा कि यार तूने 1 साल से बिठा रखा और अपना जाकर के वहां दोस्ती कर ली, तो इसने डर से ना क्या करा, हिमालय की दुर्गम चोटियां हैं कराचिल में, कराचिल ये याद रखना है आपको, कराचिल तो बर्फ पड़ती है बड़ी तगड़ी, यहां पर दुर्गम चोटियां हैं, बहुत मुश्किल से चढ़ा जाता है। कहा कि तुम वहां जाओ, वहां जाकर के तैनात हो जाओ जाकर के। अभी तो सैनिक है बेचारे, ये चले गए और वहां जाके आधे तो जाते जाते जो है वो लुढ़क गए नीचे, कोई पहाड़ियों से गिर गया, कोई कैसे मर गया। फिर वापस वहां जाकर के आपसी विवाद इनके होने ही थे। क्यों होने थे? क्योंकि सारी सुविधाएं नहीं थी इनके पास वहां पर। ऐसी जगह जाकर के भेजा जहां सुविधाएं ना कुछ भी। अब ये खुश, यहां पर देखो कैसा शासक है, अपनी सेना को कहां भेज दिया, हिमालय के कराचिल पर्वत पर भेज दिया। वहां जाकर के पहाड़ियों पर भेजने के पश्चात खुश हो रहा कि भाई मैं जो बच गया, वरना सेना मुझे निपटा देती। तो इस बात से खुश होकर घूम रहा, लेकिन ये नहीं देख रहा कि मैंने जो है अपने ही सैनिक, खुद के जो सैनिक थे उन्हें कहीं और भेजता, कहीं जो तो 1 साल से भूखी थी बिल्कुल, वो तो कहीं भी तो भेजता, उसी तोड़ के ले आती उस टाइम पर। नेपाल की तरफ आक्रमण कर देता, कहीं भी आक्रमण कर देता, लेकिन इसने कुछ नहीं करा, अपने ही सैनिक मरवा दिए। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी एक गलती थी। अब इतनी गलतियां बंदा करेगा, जनता भी तो देख रही ना। अब जनता क्या कर देगी, जनता इस समय विद्रोह कर देगी दोस्तों। तो जनता ने विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ कि भाई जनता विद्रोह कैसे करेगी कि यार कैसा शासक है, अपनी सेना मरवा दी, ये करवा दी, सारे के सारे काम लिखे जोख के बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दर्ज थे इसके। तो ऐसी स्थिति में जनता जो थी वो उसके खिलाफ हो गई। अब जनता खिलाफ हो गई तो याद रखना है, एक हरियर और एक बुक्का, ये 2 आदमियों ने जाकर के, 2 भाई थे, इन्होंने क्या कर दिया 1336 में अपनी अलग सल्तनत बनवा ली, अलग कर लिया दिल्ली से खुद को, और विजयनगर जाकर के विजयनगर की स्थापना कर ली। मतलब साउथ में एक जगह पड़ती है विजयनगर, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो विजयनगर की स्थापना कर ली कि इन्होंने, हरियर और बुक्का ने, आपको याद रखना है। उसके बाद 1347 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के, ये इन्हीं कारणों से कि भाई राजा जो था वो मनमानी कर रहा था, बिना समझ के काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में इसने भी बहमनी साम्राज्य की क्या कर ली, स्थापना कर ली। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली, किसने कर ली थी, हसन गंगू ने। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कब कर ली थी, 1347 में। इसके बहमनी साम्राज्य और विजयनगर दोनों एक पर्टिकुलर अपने आप में एक टॉपिक है, दोनों को अच्छी तरह से स्पष्ट कराया जाएगा, लेकिन अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं इनके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं तुगलक वंश के बारे में। और आपको जानना है तो दोस्तों जरूर कमेंट करें, मैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की किस किस प्रकार से, कैसे कैसे करके, ये जो थे दोनों के दोनों साम्राज्य थे, इनके बारे में विस्तार पूर्वक बता दूंगा। आपको कमेंट में लिख देना है कि अगर आप जानना चाहते हो। खैर, इसके बाद एक बात और याद रखनी है, इसी के समय पर ना 1333 ईस्वी में मोरक्को से अफ्रीका से एक यात्री आया था, अफ्रीका से, मोरक्को से 7000 किलोमीटर की दूरी, मतलब यात्रा तय करके आने वाला वो क्या था, आपका यात्री था, जो कि इसका नाम था इब्न बतूता।
तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इब्न बतूता किसके समय पर आया था? तो आपको याद रखनी है ये आया था किसके समय पर? आपके एमबीटी के समय पर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। इतनी बात भी आपके याद रहनी चाहिए। और इतिहासकारों ने माना है कि जितने भी शासक हुए हैं सबसे ज़्यादा दूरी से, यानी कि सबसे ज़्यादा यात्रा तय करके अगर कोई यात्री किसी के शासक, मतलब किसी शासक के दरबार में आया तो वो कौन था? इब्न बतूता था। और किसके दरबार में आया था? एमबीटी। कहाँ से आया था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोरक्को से। 10 बार पेपर में ये क्वेश्चन आया होगा कम से कम, तो ये बात आपको दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। इसके अलावा बात करें, जब क्या हो गया कि भाई ये भी आया इब्न बतूता, तो इससे बहुत ज़्यादा इसकी विद्वानी से, इसकी बातों से, इसके विदुषी तर्कों से खुश होकर के एमबीटी ने क्या कर दिया? इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। तो दिल्ली का काजी नियुक्त किसने कर दिया था? इसको एमबीटी ने। आगे बात करते हैं, एमबीटी जो है ना, यही मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या करता था? होली का त्यौहार अपने ही राज्य में मनाता था। ये बात आपको याद रखनी है। तो होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाने वाला, राज्य में नहीं दरबार में, अपने दरबार में होली का त्यौहार मनाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसकी मृत्यु की बात करें, 20 मार्च 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। और अगर पूछा जाए कि इसको कहाँ दफनाया गया या फिर इसका मकबरा कहाँ पर है, तो ये है आपका तुगलकाबाद फोर्ट, जो कि कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की सारी बातें आपको बहुत बड़ी अच्छी लगी होंगी। और आपको अच्छी लगी हैं तो आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, आपके लाइक रुकने नहीं चाहिए। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरा आपसे जो है बिल्कुल अनुरोध है, और विनम्र अनुरोध। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों का जब तक मुझे साथ मिलेगा, मेरा मोटिवेशन जो है वो और भी ज़्यादा हाई होता रहेगा, और मैं और भी ज़्यादा जोर शोर से आपको पढ़ाता रहूँगा दोस्तों। कुछ ना कुछ इतिहास की बातें आपको बताता रहूँगा, किस प्रकार से इतिहास में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे गुजरी, और वो इतिहास दोबारा ना दोहराया जा सके। तो इसी इतिहास को जानने के लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए मेरी वीडियोज़ को, कमेंट करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।